नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 या फिर जिसे G7 कहते हैं, उन देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत पापुआ न्यू गिनी रवाना हो गए हैं। पीएम वहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मॉरपे के साथ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। साल 2014 में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। खास बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा एक बड़ा द्वीपीय देश है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए पापुआ न्यू गिनी बहुत ही अहम देश है। यही वजह है कि दूसरे शक्तिशाली देशों की नजरें भी पापुआ न्यू गिनी पर बनी हुई हैं और इस देश के साथ अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। खास बात यह है कि सामान्य तौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूरज ढलने के बाद पहुंचने वाले मेहमानों का पारंपरिक तौर पर सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी इस मामले में अपवाद हैं और उन्हें खुद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएंगे। इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, टुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुआतू, नियू और मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। 1.5 करोड़ की आबादी वाले देश पापुआ न्यू गिनी का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां चीन का काफी प्रभाव है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां निवेश किया हुआ है। चीन और पापुआ न्यू गिनी के बीच फ्री ट्रेड डील भी हो चुकी है। ऐसे में भारत का यह दौरा इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी की यात्रा के तमाम पहलुओं और इसके निहितार्थों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल वाधवा जी और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम आगे बढ़े, आपसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी ये दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा समाप्त कर पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम ने अपनी यात्रा को सार्थक और काफी उपयोगी बताया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा होगी। पीएम पोर्ट मोरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मॉरपे के साथ सह मेजबानी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल यात्रा दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। पीएम के दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, यह देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरसबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुवा या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप में इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कोलोनियलिज्म से वेरी समीप में। रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट केम अंडर कोलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाए और हमारा डेवलपमेंट, हमारा द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march
to become the 5th largest economy now. And हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले. देखिए हमारा देश, we are in that positive. ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू, ताकि वो आगे बढ़े. प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट मोरसबी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह मेजबानी करेंगे. 2014 में गठित मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं. अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है. आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे. मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मोरसबी में. तो ये जो यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अभी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये यात्रा किन मायनों में बहुत ही खास है. वो कुछ पॉइंटर्स हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो वॉल पे. और ये देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का परचम. और हम क्यों कह रहे हैं, हम एक एक करके आपको वो बताने की कोशिश करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर हैं. अब से कुछ देर के बाद ही वो वहां पे पहुंचने वाले हैं. ये यात्रा भारत और प्रशांत देशों के साथ रिश्तों को नए सिरे से आगे बढ़ाने की एक पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है. फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, ये है क्या, जिसकी बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे. यात्रा के दौरान पीएम फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे. बहुत ही महत्वपूर्ण ये फोरम, और इसे फिपिक के नाम से जाना जाता है. फिपिक को साल 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया था. ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये फोरम है. और इस समिट में जो प्रशांत सागर है उसके जो 14 द्वीपीय देश हैं वो इसमें शामिल होंगे. फिपिक समिट में 14 देशों के शामिल होंगे. ये कौन कौन से देश हैं? कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी जहां के पीएम अभी पहुंचने वाले हैं, तोंगा, टुवालू और वानुवातु हैं इस फिपिक के सदस्य देश. 14 इसमें कंट्री हैं. प्रशांत द्वीप देशों के साथ स्वस्थ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए इस फोरम की स्थापना की गई थी. हालांकि ये प्रशांत देश भारत से काफी दूर हैं डिस्टेंस वाइज, फिर भी ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन देशों के साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण है. इनमें से कई देशों में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो काफी मायने रखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र. और ये क्षेत्र भारतीय व्यापार और व्यापारिक हितों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं. भारत के व्यापार और इसके लिए भारत के लिए प्रशांत क्षेत्र का क्या कुछ महत्व, इस पर आएंगे. लेकिन हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे पहले इस पहले वाले जो पॉइंटर्स थे उस पर हम टेक ले लेते हैं. हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वाधवा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अंशु जोशी भी जुड़ी हुई हैं. डॉक्टर वाधवा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने कहा कि जिस तरह से फिपिक में 14 देश हैं और इन तमाम देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचने वाले हैं. आपकी पहली प्रतिक्रिया अनिल वाधवा सर. देखिए, इस विजिट के दो पक्ष हैं. एक तो बायलैटरल जो पक्ष है वो पापुआ न्यू गिनी की जो विजिट है बायलैटरल विजिट है, और दूसरा जैसे कि आपने दिखाया अपनी झलकियों में फिपिक की जो समिट है, तीसरी समिट, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर साथ में उसकी प्रेसिडेंसी करेंगे. पापुआ न्यू गिनी का महत्व यह है कि पापुआ न्यू गिनी काफी दिनों से अपेक्षित देश रहा है भारत के नजरिए से, क्योंकि 2016 में पहली बार एक बड़ी विजिट हुई थी जब हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर एक बायलैटरल विजिट के लिए गए थे. और ये जो विजिट है ये उसके बाद प्रधानमंत्री की पहली विजिट पापुआ न्यू गिनी में हो रही है. पापुआ न्यू गिनी
एक आबादी में 1.5 करोड़ वाला देश है, लेकिन चीन ने अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर काफी निवेश किया हुआ है और पापुआ न्यू गिनी में सोना और तांबे जैसे समृद्ध संसाधन हैं। इन पर चीन की निगाहें काफी दिनों से गड़ी हुई हैं और जैसे कि आपने बताया चीन और पापुआ न्यू गिनी के बीच एक फ्री ट्रेड डील भी हो चुकी है जी। जो दोनों देशों के करीबी संबंधों को दिखाता है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा इस क्षेत्र में संबंध बढ़ाने की कोशिश है और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में पिछले साल बैंकॉक में शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मारापे की मुलाकात हुई थी, जिसमें उनको चीन जाने का न्योता भी दिया गया है। तो ये थोड़ा बहुत झुकाव पापुआ न्यू गिनी का चीन की तरफ दिखाई दे रहा है और ऐसे इसके चलते क्वाड के जो देश हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इनके लिए कोई एक अलार्म सा बजा हुआ है। पापुआ न्यू गिनी बहुत ही एक रणनीतिक जगह है जो ऑस्ट्रेलिया के करीब है। बिल्कुल। और अगर यहाँ चीन मजबूत होता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बढ़ेगा और अंततः ये क्वाड के लिए भी खतरनाक होगा। तो काफी समय से क्वाड देशों ने पीएनजी को इग्नोर किया हुआ है, जिसके चलते चीन को बढ़त मिली है। तो चीन के प्रभाव से सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका है, लेकिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर की यात्रा जरूर इन संबंधों को बढ़ाएगी। ठीक है। डॉक्टर जोशी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मेरा सवाल ये कि जिस तरह से अनिल सर कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेटजिकली भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और जिस तरह से वहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट है, यूएस का इंटरेस्ट है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी प्रतिक्रिया कि जब इतने सालों के बाद लास्ट विजिट प्रणब मुखर्जी की हुई थी, उसके बाद से पीएम वहाँ पे जाने वाले हैं, पहुँचने वाले, अब से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं डॉक्टर जोशी कि इतने छोटे से कंट्री की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पापुआ न्यू गिनी का, पीएनजी का? विश्व राजनीति में जब हम देशों को देखते हैं तो उनके आकार और उनकी जनसंख्या के अलावा उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब हमारे दर्शक विश्व के नक्शे पर पापुआ न्यू गिनी को देखेंगे तो वे पाएंगे कि इंडोनेशिया के पास एक द्वीपीय देश है। अगर हम नक्शे पर देखें तो पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बैकयार्ड है, ऑस्ट्रेलिया के भी पास है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक रूप से इसका बड़ा महत्व है। वो महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि चीन ने किस तरह से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पापुआ न्यू गिनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। पापुआ न्यू गिनी के साथ ट्रेड डील्स भी साइन कर रखी हैं और चाहे लैटिन अमेरिकन की लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज को हम देखें या ब्राजील को देखें या अपने साउथ एशियन कंट्रीज को देखें या फिर हम जाकर के इन प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों को देखें, देखिए चीन अपनी डेप्थ डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जिस तरह से इन तमाम देशों में अपनी एक एक करके मैरीटाइम बेस, मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करता है, वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न करता है। और यही कारण है कि पापुआ न्यू गिनी और इस तरह के तमाम जो दूसरे द्वीपीय देश हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उस पर आज पूरे विश्व की नजरें हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि अनिल सर ने भी कहा, बहुत लंबे समय तक भारत इन तमाम द्वीपीय देशों से जुड़ा हुआ नहीं था। 2014 में 1981 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहली बार फिजी गए और इसके बाद अब देखिए आज पापुआ न्यू गिनी में वे फिपिक में हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि ये तमाम जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के न सिर्फ द्वीपीय देश, जो दूसरे भी देश हैं, वे किसी भी दबदबे से मुक्त रह सके और आपस में यदि आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में कोऑपरेट करें और बिना किसी के दबदबे के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी को अपनी सामरिक बेस बनाने देने के या अपने आप को इस्तेमाल करने देने के,
ये सारे देश आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये संदेश अलग अलग मंचों से रहा है कि धीरे धीरे करके जो ये ग्लोबल साउथ के तमाम देश हैं, जो विकासशील देश हैं, ये जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ये जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसी के पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अकूत भंडार है, जैसे कि ब्राजील है, सोलर एनर्जी को लेकर के बड़ा काम कर रहा है, कर सकता है। तो ये जो देश है इनके पास कैपेबिलिटीज बहुत है। तो इन संभावनाओं को तलाश करके आपस में जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो विकास को एक मुद्दा बना करके आगे बढ़ सकती हैं। और निश्चित तौर पर सामरिक दृष्टि से एक दूसरा मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो ये पूरा इंडो पैसिफिक थिएटर है, यहाँ पर जिस तरह से हम चीन और ताइवान के बीच की तनातनी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार चीन आक्रामक होकर के आगे आ रहा है। तो निश्चित तौर पर चाहे क्वाड हो या जैसे ये फिपिक का फोरम हो या जितने भी इस प्रकार के रीजनल फोरम्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन न सिर्फ ट्रेड की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का पापुआ न्यू गिनी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और अपडेट ये देते हैं, आप देख भी रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त हम आपको ताज़ा अपडेट बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जापान की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद वो हिरोशिमा में थे, G7 और क्वाड की मीटिंग में वो शामिल हुए, और उसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। वहां पे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं अपने वीडियो वॉल की तरफ। कुछ ग्राफिक्स जो हमारे पास हैं वो हम उस पर निगाह डालें और उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों से प्रतिक्रिया लेंगे उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम ग्राफिक्स पॉइंटर्स पर। हम आपको बताएं कि जो प्रशांत महासागर है उसमें भारत के लिए प्रशांत क्षेत्र का क्या कुछ महत्व है, हम क्यों इतना इस पे जोर दे रहे हैं। महत्व इसलिए है, देखिए, भारत प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ अपना जुड़ाव आखिरकार क्यों बढ़ाना चाह रहा है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जवाब ये कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका एक नया एलिमेंट है ये 14 प्रशांत द्वीप देश जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। भारत ने आसियान से परे अपनी लोकेस्ट पॉलिसी का एक विस्तार किया है। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि इसको रोक दें, मैं इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अनिल जी से। अनिल सर, जैसा कि हमने कहा कि ये जो लुक पहले सरकार की ये कोशिश थी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लोकेस्ट पॉलिसी, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया कि भारत अब आसियान से परे भी देखना चाह रहा है, अपने आप को विस्तार करना चाह रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इन तमाम देशों, द्वीपीय देशों के साथ भारत की कोशिश है कि संबंधों को बेहतर बनाने की। आपकी प्रतिक्रिया? जी, तो जब लुकीस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पालन होना शुरू हुआ 2014 में, उस समय इसकी सोच यही थी कि भारत आसियान के अलावा दूसरे भी काफी देश हैं इंडो पैसिफिक में जिनकी ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, और उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, जापान, कोरिया जैसे देश शामिल हैं। तो इस तरह से जो फोकस है इंडो पैसिफिक का वो आसियान में ना रहकर बाकी देशों तक भी फैल चुका है, और वो इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से, जैसे कि मैंने कहा, कि चीन की नजरें इस पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की तरफ गड़ी हुई हैं, और काफी चीन ने कोशिशें करी हैं कि वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया जा सके। इन देशों के पास खनिज पदार्थ भी हैं, टिम्बर है और फिशरीज हैं, और चीन इनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो अगर एक मिलिट्री बेस वहां पर चीन स्थापित कर लेता है तो क्वाड कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए भी, न्यूजीलैंड और जापान इसमें शामिल हैं जी, उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। इसके चलते भारत ने 2016 के बाद ये तय किया था कि हमें इन देशों के साथ अपने जो संबंध है उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। 2014 और 15 में फिपिक की पहली समिट और दूसरी समिट हुई थी जी, पहली वाली फिजी में, उसके बाद जयपुर में, बिल्कुल, और उसके बाद ये अब तीसरी समिट है जी। लेकिन इन सभी देशों के पास एक महत्वपूर्ण, यूनाइटेड नेशन में एक महत्वपूर्ण वोट है, और इनकी अपनी कहनी जो है उसको हमें
मानना पड़ेगा, सभी देशों को मानना पड़ेगा। इन देशों के लिए क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज इसलिए क्योंकि समुद्र का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है और ये एक एग्जिस्टेंशलिस्ट प्रॉब्लम की तरह सामने खड़ी हो गई है। तो ये देश चाहेंगे कि डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ उनको एक क्लाइमेट मिटिगेशन में सहायता मिले। चीन का नजरिया अलग है, वो एक्सप्लॉयटेटिव एक नजरिया है और अमेरिका का नजरिया भी एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव ओरिएंटेड रवैया है। इसके चलते भारत अगर इन देशों के साथ कोऑपरेशन करता है तो इसका एक तीसरा विकल्प निकलता है जो कि एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन का विकल्प है। जी। भारत हर एक पैसिफिक आइलैंड स्टेट को $200 मिलियन हर साल प्रदान करता है जो कि रोल ओवर बेसिस पर है। और ये जो रोल ओवर बेसिस है इसके चलते काफी सारे प्रोजेक्ट इन पैसिफिक आइलैंड के साथ भारत ने शुरू किए हैं और अभी भी ये चल रहे हैं। जी। इन पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा में जाने से पहले यही कहा था कि मैं फिर से प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ, इनकी नेताओं के साथ सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, उसके साथ सतत विकास, तीसरा क्षमता निर्माण और चौथा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कल्याण और बुनियादी ढांचों के आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत करूंगा और उसके लिए बहुत उत्सुक हूं और यही देशों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिकली जो भारत की इनरोड्स होंगी ये सभी क्वाड के देशों के लिए भी मददगार साबित होंगी क्योंकि भारत का वहां पर प्रेजेंस बहुत जरूरी है। पापुआ न्यू गिनी के पास जैसे कि मैंने कहा काफी सारे रिसोर्सेज हैं, गैस नेचुरल रिसोर्सेज हैं। गैस को छोड़ के कई कमोडिटीज ऐसे हैं जो भारत के डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं और ये जो कमोडिटीज हैं इनके लिए जो कोऑपरेशन भारत पापुआ न्यू गिनी के साथ कर सकता है उसमें जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए प्रयास करना होगा। भारत ने क्रेडिट लाइन 2016 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी थी जी। और उसके चलते 2 बड़ी हाईवेज वहां पर बनी है, लेकिन अभी इस विजिट पर ऐसी आशा है कि एक और क्रेडिट लाइन पापुआ न्यू गिनी को ऑफर की जाएगी, इससे ज्यादा विकास पापुआ न्यू गिनी में हो सके। ठीक है डॉक्टर जोशी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से अनिल सर कह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, जिस तरह से भारत ने वहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे वहाँ पे उस द्वीपीय देश के विकास के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया भी है, बाकी देश वहाँ कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, चीन कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा वही सवाल कि भारत का अभी तक, चाहे वो जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कहते हैं तो आसियान और उसके आसपास की कंट्रीज तक ही हम अपने आप को सीमित करके रखे हुए थे। अब ये जो एक पहल है कि पहला कोई प्रधानमंत्री जो कि इतने वर्षों के बाद पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, इनको एक्ट ईस्ट माने आसियान से बियॉन्ड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर ये जो भारत की एक पॉलिसी है, जो चेंजेस हुई हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर हम देखें तो 1991 के बाद से ही हम देखते हैं कि भारत लगातार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करता चला आया है, अलग अलग सरकारें रही, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रशांत क्षेत्र के जो ये द्वीपीय देश थे यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए और एक जो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो हम एक डिप्लोमेसी के तहत करते हैं वो भी हम नहीं कर पाए। तो 2014 के बाद भारतीय विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है जब हम देखते हैं कि तमाम दुनिया के जो विकासशील देश हैं और विशेषकर जो हमारे प्रशांत क्षेत्र के जो ये देश हैं, इस तरफ भारत ने विशेष प्रयास किए अपने इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विकसित करने के लिए। और इसी दिशा में फिर हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम यात्राएं शुरू की। उन्होंने फिजी की यात्रा की और वहां फिपिक का जो समिट आयोजित हुआ उसमें भी शिरकत की। और अब जब पापुआ न्यू गिनी आज यात्रा कर रहे हैं तो पापुआ न्यू गिनी पहुंचने पर इस तमाम जो ये प्रयास रहा इतने वर्षों में, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर भारत
द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर जी। पापुआ न्यू गिनी और इसी के जैसे दूसरे देशों को साथ में लेकर के काम कर सकता है। और हम ये भी हमें समझना चाहिए कि पापुआ न्यू गिनी भारत की तरह एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है और बिल्कुल। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक सदस्य देश रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कल्चरल कनेक्ट्स एस्टेब्लिश करने के लिए इसने हर संभव प्रयास और डॉक्टर किया जोशी, है, डॉक्टर न सिर्फ मैम, भारत के साथ जो दूसरे देशों के साथ जी, और इसमें ये भी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं उस पर आता भी, लेकिन आपने इसका जिक्र कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीएनजी पापुआ न्यू गिनी का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कुछ उन्होंने भारत से अडॉप्ट किया है। जी जी। तो हमारे तो जो राजनयिक संबंध थे, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो पापुआ न्यू गिनी के साथ 1975 से चले आ रहे हैं। ये बात अलग है कि हमने कभी बायलैटरल लेवल पर वो कोलैबोरेशन के एरियाज ढूंढकर साथ काम करने का पहले प्रयास नहीं किया, लेकिन हम चाहे पापुआ न्यू गिनी के कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें या उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, देखिए यदि चीन वहां इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी अच्छे संबंध है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ भी पापुआ न्यू गिनी ने ट्रेड डील साइन कर रखी है। तो जब हम पापुआ न्यू गिनी की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो वो विकास को महत्व देने वाला देश है, नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर एक देश है, कल्चरल कनेक्ट्स में विश्वास करने वाला देश है। तो हमें एक ऐसा देश अपने सामने दिखाई पड़ रहा है जो कई सारी बातों में भारत की तरह है। तो भारत को द्विपक्षीय स्तर पर भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या मल्टीलैटरल लेवल पर भी साथ काम करने के लिए एक अच्छा साथी देश हम पापुआ न्यू गिनी के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रशांत महासागर का जो इलाका है उसमें पापुआ न्यू गिनी का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है और भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो संबंध हैं भारत के और पीएनजी के वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक बार फिर से वो शॉट्स अभी दिखाएंगे हम आपको, जो कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और ग्राफिक्स की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे और वो ग्राफिक्स हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से और भी क्या कुछ इसके पॉइंटर्स हैं। एक बार फिर से वीडियो वॉल की तरफ हम रुख करते हैं। अब ये देखिए, भारत ने आसियान से पर, जैसा कि हमने कहा कि अपनी एक लुक ईस्ट पॉलिसी का विस्तार किया है और जैसा कि इस मामले चर्चा भी किस तरह से इसका फायदा भी हुआ है। ये जो द्वीपीय देश हैं वो स्ट्रेटजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए और बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि ये संचार की जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं समुद्र के अंदर, उनके बहुत ही पास ये देश स्थित हैं और जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार है वो भी संचालित होता है, जो ट्रेड्स हैं वो इसके जरिए होते हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये देश हो जाते हैं। भारत ने 2015 में, जैसा कि अनिल सर कह रहे थे, कि 2015 में जयपुर में इस शिखर सम्मेलन के दूसरे फोरम की मेजबानी की थी। पहला फोरम फिजी में इसकी मीटिंग हुई थी और दूसरा, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको, ये देखिए फिजी में इसकी 2014 में इसका आयोजन किया गया था, फिपी के पहला फिजी में और दूसरा हमने बताया कि जयपुर में इसका हुआ। वर्तमान में प्रशांत द्वीपों और भारत के बीच जो वार्षिक व्यापार है वो $300 मिलियन के आसपास है और भारत ने अंतरिक्ष और महासागर विकास, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में इन देशों को एक अपना समर्थन दिया है। अंतरिक्ष सेक्टर में भी और महासागर विकास की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी भारत ने इसका सहयोग किया है। भारत इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम रोल निभा रहा है कि किस तरह से वहाँ एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ब्लू पैसिफिक 2050 की रणनीति पर काम कर रहा है और ये जो रणनीति है वो दक्षिणी प्रशांत देशों को विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। हम इस पर एक टेक लेना चाहेंगे हमारे मेहमानों से। अनिल सर, जैसा कि हमने कहा कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जो 2050 का जो हमने बताया कि ब्लू पैसिफिक 2050 की जो रणनीति है उस पर लगातार भारत काम कर रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि इन दो देशों के लिए बहुत प्रेसिंग कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का और इन देशों के लिए ये बहुत जरूरी है कि महासागर का विकास हो, क्योंकि कई ऐसे देश यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं वो महासागर के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट देखते हैं और यहाँ पर फिशरीज जैसे उद्योग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनका विकास काफी हद तक नहीं हो पाया है। इसीलिए दूसरे देशों के साथ ये देश मिलकर काम करना चाहते हैं
भारत के लिए बहुत जरूरी है कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज जिनको कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक लाइक माइंडेड कंट्री है, उनके साथ मिलकर ऐसी एरियाज में काम करें जिसमें इन द्वीपों का विकास हो सके। और ब्लू इकोनॉमी और ब्लू पैसिफिक 2050 का जो मुद्दा है जो आपने उठाया, उसमें ये बहुत अहम है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करें। आगे चलकर दूसरे देश जैसे न्यूजीलैंड है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स है या जापान है, उनके साथ मिलकर हम यहाँ पर काम करें, क्योंकि एक अकेले देश के पास इतने रिसोर्सेज होना काफी मुश्किल जी। और ज्योग्राफिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो डिस्टेंसेस भी काफी ज्यादा हैं। एटलीस्ट भारत के लिए अगर हम देखें तो डिस्टेंसेस काफी दूर हैं। कनेक्टिविटी का मुद्दा काफी लोगों ने उठाया है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये जो फिपिक की जो समिट हो रही है, ये पापुआ न्यू गिनी में ऑर्गेनाइज की गई है। फिर फिजी के बाद ये दूसरी बार है कि पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स में ही हो रही है, क्योंकि उनके जो नेता हैं उनको भी आसान पड़ता है कि वो आसपास वाले देशों में किसी तरह पहुंच जाएं। भारत आने का मतलब यह है कि 2 दिन ट्रैवल टाइम में बीत जाता है। तो इसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ मिलकर काम करना भारत के लिए बहुत लाभदायक होगा। अंशु मैम, जैसा कि हमने कहा कि ये जो बातें हैं कि भारत और द्वीपीय जो देश हैं, प्रशांत सागर महासागर के जो द्वीपीय देश हैं, 14 देश, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है कि लगभग जो वार्षिक एनुअल ट्रेड है वो बहुत ही कम है, $300 मिलियन के आसपास है। और उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर की बात हो, सी महासागर के विकास की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बात हो, ये तमाम क्षेत्रों में भारत लगातार सहायता करता आ रहा है। लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो ये फिगर आपको क्या लगता है कि ये इतने में हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए या फिर इसमें और भी असीम संभावनाएं हैं? भारत असीम संभावनाओं को और तमाम समस्याओं के समाधानों को खोजकर आगे बढ़ने वाला देश है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर आज प्रणेता के रूप में जाना जा रहा है। और इसी के तहत आपने और अनिल सर अभी ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव की बात कर रहे थे। इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश और न्यूजीलैंड जैसे देश जुड़े हुए हैं। इसमें भारत भी अपना योगदान दे रहा है। और इस इनिशिएटिव का मकसद ही यही है कि रेजिलियंस को, इकोनॉमी को और सिक्योरिटी को हिंद प्रशांत क्षेत्र के ये तमाम जो देश हैं इसमें बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से संभावनाओं को तलाश करके आगे बढ़ा जाए। जब हम द्विपक्षीय स्तर पर देखते हैं तो भारत का, हमने इस पर चर्चा की कि किस प्रकार से ये प्रशांत क्षेत्र के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश रहे हैं, इनके साथ लंबे समय तक संबंध रहे, लेकिन इतने सकारात्मक या यूं कहें कि प्रगाढ़ और विशेषकर ट्रेड के क्षेत्र में संबंध विकसित नहीं हो पाए। लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत, रेजिलिएंट सप्लाई चेन विकसित करने के तहत और अलग अलग दृष्टियों से ट्रेड के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाश करके साथ में काम करने के तहत न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र के तमाम देश साथ में आगे आ रहे हैं, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा भी इसके लिए पहल की जा रही है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्लोजर कोऑपरेशन हो और किस तरह से विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशा जाए ताकि ये तमाम देश जो हैं अपनी प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो भारत को भी निश्चित तौर पर ऐसे क्लोजर कोऑपरेशन के क्षेत्र तलाशने होंगे और मुझे लगता है कि जब हम इन देशों की ओर देखते हैं, विशेषकर पापुआ न्यू गिनी जैसे देश की ओर देखते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत धनी देश है और आज की तारीख में भारत तकनीक में अग्रणी देश है। तो एक दूसरे के जो प्लस पॉइंट्स हैं उसको साथ में लेकर कोलैबोरेट करके निश्चित तौर पर द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझने की जरूरत है कि जब भारत के प्रधानमंत्री आज पीएनजी पहुंचे हैं, पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, तो ये जो प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश हैं उनके साथ ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां की इन देशों के बीच और भारत के बीच जो है वो संबंध स्ट्रांग हो सकते हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे वीडियो वॉल का और उसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां की भारत और इन देशों के बीच संबंध जो है और भी मजबूत हो सकते हैं और भी वो प्रगाढ़ हो सकते हैं। अब ये देखिए,
भारत और प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश हैं उनके बीच सहयोग के क्षेत्र बहुत सारे हैं। वो कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं, एक एक करके हम निगाह डालते हैं। ये देखिए, क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिस बात का जिक्र अभी हमारे मेहमान भी कर रहे थे। इन तमाम क्षेत्रों में सहयोग की जो है वो संभावनाएं हैं। लेकिन इस बीच हम आपको ये ताज़ा तस्वीरें, बिल्कुल ही लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोर्ट मोरेस्बी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। ये वहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। हम लगातार पिछले आधे घंटे 36 मिनट से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए, भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। प्रधानमंत्री का पांव छूकर उन्होंने प्रणाम किया। ये इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दिया। और उसके बाद उनके जो कैबिनेट के जो वरिष्ठ, उनके जो मंत्री हैं, उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए, और प्रधानमंत्री भी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। पापुआ न्यू गिनी की ये लाइव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज़ के जरिए देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंच चुके हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, फिपिक जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे और पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दोनों मिलकर इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। जैसा कि हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे थे कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंध बहुत पुराने हैं। हालांकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी तादाद बहुत कम है, लगभग 3000 से ज़्यादा के आसपास है, 3000 से 4000 के बीच। लेकिन बावजूद इसके ये जो संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और कल जिस तरह से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे,
ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पोर्ट मोरेस्बी से, जहां के प्रधानमंत्री वहां जो स्थानीय जो लोग हैं और जो पारंपरिक नृत्य है उनके जरिए उन्होंने वेलकम किया है हमारे प्रधानमंत्री का, वहां पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी भी सुधाकर दास इस वक्त वहां मौजूद हैं। सुधाकर, हमने देखा कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। अब हम जब ये कह रहे हैं कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और तमाम जो हमने संबंध को अभी बताया कि किस तरह से भारत और पीएनजी के संबंध काफी पुराने रहे हैं, इस यात्रा के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुधाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी असीम, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है असीम? जी जी जी। सुधाकर, बताइए, ये यात्रा हमने देखा है बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया पीएनजी की धरती पर, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? बिल्कुल असीम, मैं तो यही कहूंगा, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। अगर शुरुआत इस तरह की है, इतनी गर्मजोशी से भरी, इतनी शानदार अगर शुरुआत हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे किस तरह से ये पूरी यात्रा रहने वाली है। और जाहिर तौर पर पहली बार न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे हैं, बल्कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है, तो एक बेफिटिंग वेलकम कह सकते हैं ये दिया गया। हमने देखा कि प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी के उन्होंने खुद स्वागत किया, वो एयरपोर्ट पर आए थे, वो पैर छूकर प्रणाम करना भी चाह रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने उनको रोका, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 19 तोप की सलामी दी गई। उसके बाद जो स्वागत के लिए उनके लिए जो स्थानीय पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार आए थे और पीएम उनके बीच पहुंच के उनका हौसला बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम शुरुआत हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत जिस तरह से चिंता करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया के कई देश एकजुट होकर हिंद प्रशांत क्षेत्रों की चिंता कर रहे हैं और खासतौर से पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से सोच रहे हैं यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, तो निश्चित तौर पर उसका कह सकते हैं कि एक तरह से प्रतीकात्मक एक प्यार यहाँ से मिला है, पापुआ न्यू गिनी से यहाँ के लोगों के जरिए मिला है, यहाँ के नेतृत्व के जरिए मिला है। आज जो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ और निश्चित तौर पर दुनिया भर में ये तस्वीरें देखी जा रही होगी। आज प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि तीसरे फिपिक समिट के लिए जो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड जो कोऑपरेशन की जो तीसरा सम्मेलन है उसके लिए पहुंचे हैं। 14 जो आइलैंड कंट्रीज हैं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। इसकी मेजबानी पापुआ न्यू गिनी कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत का जो एक आज दुनिया में चमक धमक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रभाव है, और हमने देखा अभी G7 में उन तस्वीरों को देखा, किस तरह से हर राजनेता, हर राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश कर रहा था, उनको गले लगा रहा था। तो वो जो ताकत है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हर छोटी चीजों की चिंता करते हैं, हम जानते हैं कि उनका जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रीजन फॉर ऑल, तो वो एक जो सागर डॉक्ट्रिन है जिसमें इस तरह के जो छोटे द्वीप हैं उनकी चिंता करना, उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चिंता करना, उनको कैसे तकनीक मिले, यहाँ के लोगों को किस तरह से सुविधाएं मिले। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर आज पहली बार आए हैं यहाँ पे, कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार आया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों की मदद जो लगातार की जा रही है। और असीम, अभी शायद हम कैमरे में ना दिखा पाए, लेकिन रास्ते में भी हमको उनके काफिले को देखने के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्यार है प्रधानमंत्री मोदी, जो भी कुछ सुना होगा, जो भी यहाँ के लोगों को जानकारी होगी, और उसके आधार पे वो प्यार यहाँ की सड़कों पर भी दिख रहा है। तो बहुत शानदार शुरुआत कह सकते हैं
इस यात्रा की एक तरह से कह सकते हैं देश जरूर छोटा है लेकिन एक बहुत बड़ा दिल बिछाया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पापुआ न्यू गिनी ने। और सुधाकर, एक बात और भी बहुत दिलचस्प है जो कि तमाम वेबसाइट्स में, तमाम अखबारों में आज मैं पढ़ रहा था कि पापुआ न्यू गिनी में एक ये कल्चर रहा है, सांस्कृतिक तौर पर ये कल्चर रहा है, बरसों पुरानी ये वहाँ की परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद जब कोई मेहमान आते हैं तो उनका उस तरह से उनकी मेज़बानी नहीं की जाती है जिस तरह से कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है, उस परंपरा को तोड़ते हुए। बिल्कुल, और देखिए ना, अभी इस वक्त अगर यहाँ के समय की बात की जाए तो रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, लेकिन आपको गर्मजोशी जगह तो इस तरह की गर्मजोशी आपको नहीं दिखाई पड़े जो यहाँ के स्थानीय लोगों में इस वक्त अब देर रात में भी ये गर्मजोशी दिख रही है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। वो जो उत्साह यहाँ के स्थानीय लोगों ने दिखाया, प्रधानमंत्री ने उनके बीच पहुंच के उसी तरह से उसी रूप में अभिवादन करने की उन्होंने कोशिश की। भारत का राष्ट्रगान यहाँ पर बजा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। तो निश्चित तौर पर बेहद ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तस्वीरें इस आइलैंड के लिए भी, और भारत के जो रिश्ते हैं पैसिफिक आइलैंड में जो भी इस तरह के देश हैं, देशों के साथ जो रिश्ते हैं फिपिक के जो सदस्य देश हैं उनके लिए भी कह सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। हम एयरपोर्ट भी पहुंचने वाले हैं, सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की भी आपको कुछ तस्वीरें दिखा सके, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन भारत पापुआ गिनी के रिश्तों के लिए, तो साथ ही साथ भारत का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो एक तरह से ताकत बढ़ी है, उस ताकत के लिहाज से भी कह सकते हैं। चलिए सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पापुआ गिनी से हम तक पहुंचाने के लिए। हम अपने मेहमानों के पास रुक करेंगे। अनिल सर, हम तब से लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं गेस्ट से चाहूँगा कि एक रिएक्शन ले लूँ इस पूरे मुद्दे पर। अनिल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सर, हमने अभी दिखाया तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें दिखाई हमने कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचे तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, एक तो दो बातें, एक तो हमने आज तमाम अखबारों में पढ़ी ये बातें कि सूर्यास्त के बाद वहाँ जब कोई मेहमान आते हैं तो उनकी इस तरह से मेहमान नवाजी नहीं की जाती है। उस परंपरा को तोड़ते हुए वहाँ के पीएम ने, हमने देखा कि वो आए और इस तरह से वहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। दूसरी बात की अनिल सर की, जिस तरह से हमने भारतीय कल्चर जो है हमारे यहाँ, जब हमसे कोई बड़े आते हैं तो हम पाँव छूकर प्रणाम करते हैं। हमने वहाँ पीएनजी के पीएम को देखा, वो पाँव छूकर प्रधानमंत्री से उन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश की। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो हमने देखा कि आज दो विशेष अनिल सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ तस्वीरें हमारे पास फिर से वहां से आ रही हैं, लाइव तस्वीरें। वहां जो भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एयरपोर्ट पे काफी तादाद में भारतीय जो वहां पे रह रहे हैं वो वहां पे एक तस्वीरें, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पीएनजी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लोग लगा रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोग वहां मौजूद हैं, जो वहां रहते हैं, वो प्रधानमंत्री की जय और हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले ही एक महिला ने प्रधानमंत्री की मां के साथ वाली तस्वीर, एक फोटो उन्हें भेंट की। लोग पांव छूकर उनको प्रणाम करते हुए एक तस्वीर, एक सेल्फी खिंचाने की जद्दोजहद, क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच महिलाओं से, बच्चों से, युवाओं से, सभी के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए, और आप स्पष्ट सुन सकते हैं भारत माता की जय, प्रधानमंत्री मोदी की जय, ये जयकारा, ये नारे। वहाँ जो मौजूद भारतीय वंशी हैं, भारत के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं। हालांकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000 से 4000 के बीच ही है, लेकिन इन तस्वीरों से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तमाम जो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं, वो सभी के सभी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। सुधाकर, एक तो हमारी आबादी वहाँ पे बहुत कम है, इंडियन डायस्पोरा जो है वो लगभग 3000 से 4000 के बीच में है, और इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि तमाम जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो सभी आज आ गए हैं एयरपोर्ट पे पीएम के वेलकम के लिए। आसिम, आप भी कह रहे हैं करीब 4000 भारतवंशी यहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से जो भारत माता की गूंज, हर हर मोदी, घर हर मोदी की जो आवाज जा रही थी, वो दिल्ली तक जमकर पहुंच रही होगी। मुझे जरूर उम्मीद है आसिम। बिल्कुल। और ये हम जब सुधाकर जब कहते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर, भारत की जो कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, इन बातों को बहुत ही जोर शोर से भारत और जो तमाम मंच हैं, वैश्विक मंच, उस पर लगातार भारत उठाता रहा है। मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा कि इंडियन जो डायस्पोरा है, और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सुधाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री होटल पहुंच चुके हैं, हमें ये जानकारी दी जा रही है, और कल बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हम आपको बताएं, ये तस्वीर आपसे कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे थे, और वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए, पीएम के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े थे। अब प्रधानमंत्री वहाँ से बहुत ही पास जो होटल है वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, और कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सुधाकर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो इंडियन डायस्पोरा है, विश्व के तमाम जो देश हैं उसमें भारतवंशी रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा का रोल किसी भी देश के जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उनमें वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवंशियों ने दुनिया के किसी भी हिस्से में वो रहते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से वो एक बड़ी जगह बनाई है दुनिया भर में।
और निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत एक तरक्की के नए मुकाम गढ़ रहा है, भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रहा है। भारत आज जो दुनिया के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, चाहे किसी तरह की समस्या हो, शांति स्थिरता का मुद्दा हो, पर्यावरण से मुद्दे हो, तो उसमें भारत जब एक रास्ता दिखा रहा है तो निश्चित तौर पर चाहे भारतवंशियों के उनके परिश्रम की वजह से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते आज भारत चमक धमक प्रभाव ऐसा अनपैरेलल्ड आप कह सकते हैं, वो आज यहाँ भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर बात की जाए तो जहाँ भी जाते हैं इसी तरह से भारतवंशियों का ये छोटा एक आइलैंड जी सुधाकर, और जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है, सुधाकर, हमने कई बार सुना भी है कि जो भारतवंशी, जो भारत मूल के लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व वहां पे कर रहे हैं, और भारत का प्रतिनिधित्व इन मायनों में कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो हमारे सांस्कृतिक कल्चरल एम्बेसडर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया भारत के लोगों के लिए जो विदेशों में रहते हैं कि वो भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से हम उनकी भूमिका को आंकें, उनकी भूमिका को समझें। और जब पापुआ न्यू गिनी जैसे बहुत ही एक छोटे से, कहाँ भारत इतना विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, और कहाँ उसके सामने पापुआ न्यू गिनी जैसा बहुत ही छोटा सा देश, एक आइलैंड कंट्री, उसमें हमने बताया कि आपको लगभग 3000 से 4000 के आसपास लोग रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वाधवा जी भी हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंशु जोशी जी भी हैं। अंशु मैम, जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों से कहा है कि हमारे जो भारतवंशी जो बाहर के देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो भारत के लिए एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर हैं। वो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं विदेश में, जहां वो जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं। इन मायनों में देखा जाए तो कैसे आप देखते हैं, क्या आंकते हैं जब इंडियन डायस्पोरा इतनी बड़ी तादाद में विदेशों में हैं, उनके साथ और उस कंट्री के साथ वो किस तरह का रोल, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं? देखिए, भारत का जो डायस्पोरा है, जो विश्व के अलग अलग देशों में आज बड़ी या छोटी संख्या में मौजूद है, कहीं ना कहीं भारत की सॉफ्ट पावर का और भारत की संस्कृति का ध्वजावाहक है। तो आप यदि इंडियन डायस्पोरा को देखें, उदाहरण स्वरूप आप अमेरिका में जो भारतीय डायस्पोरा है उसे देखिए, तो आज जो वहां भारत का सक्षम डायस्पोरा है, जो कि बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स का डायस्पोरा है, तो वहां के नीति निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। और भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको बहुत मजबूत बनाने में इस डायस्पोरा का बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये डायस्पोरा जो है वो न सिर्फ भारत का, किसी भी देश का डायस्पोरा दूसरे देश में अपने जिस मातृभूमि से वो जाता है वहां की संस्कृति को साथ लेकर के जाता है। तो जब संस्कृति से संस्कृति जुड़ती है तो द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम मिलता है, कूटनीतिक संबंधों को एक नया आयाम मिलता है। तो पापुआ न्यू गिनी में भी हम ये सुंदर तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से जो वहां मौजूद डायस्पोरा है संख्या में कम है लेकिन शक्ति में सुदृढ़ हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के वे न सिर्फ भारतवंशियों से कल बात भी करेंगे विपिक के सम्मेलन के अलावा, वो कुछ न कुछ संदेश यहाँ के भारतवंशियों को अवश्य देके जाएंगे, कुछ न कुछ टास्क जरूर देकर के जाएंगे, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां भारतवंशियों को कुछ एक काम देकर के जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसके चलते भारत के उस देश से किस प्रकार से संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये एयर ट्रैवल है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस को लेकर या वीजा ऑन अराइवल को लेकर के और आपस में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के आदान प्रदान को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, एमएसएमईज को सुदृढ़ करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है कि कल कुछ एमओयूज भी भारत पापुआ न्यू गिनी के साथ साइन करे। और यहाँ हमारे डायस्पोरा की शक्ति और डायस्पोरा के लिए संभावनाएं साफ दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रही हैं। लेकिन अनिल सर, एक चर्चा इस बात को लेकर भी कई बार हुई है कि हमारा जो फोकस है, अगर मैं आइलैंड कंट्रीज की बात करूं, फिजी में हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा है। वहां की आबादी का जो 40% जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल के वहां पे लोग रहते हैं। और
कुछ जो जानकार है वो ये कहते हैं कि भारत की जो अब तक पॉलिसी रही है, फिजी पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है बजाय कि बाकी जो आइलैंड कंट्रीज हैं जहां इंडियन डायस्पोरा हालांकि कम मात्रा में है, उस पे हमने कम फोकस किया है। इस यात्रा के बाद से मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस लोगों ने किया है उस पर विराम लग जाएगा। भारत के पीएम पहले पीएम होंगे जो इस कंट्री में पहुंचे हैं। तो यदि हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें, तो जैसा कि आपने कहा वहां पर 3000 से 4000 भारत की जनसंख्या है जी। वो अभी कुछ ही सालों में बढ़ी है, क्योंकि वहां पर ऑयल और गैस सेक्टर में ज्यादातर इंडियंस काम कर रहे हैं। करीब 2000 इंडियंस ऑयल एंड गैस सेक्टर में हैं। उसके अलावा बाकी सभी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। वो जो इस तरह के प्रोफेशनल हम सभी देशों में देखते हैं। लेकिन फिजी के साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा मिला है और आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में जो बढ़ावा मिलेगा, हमें मालूम है कि आगे चलकर ये डायस्पोरा और भी आगे बढ़ेगा। तो फिजी के बाद पापुआ न्यू गिनी एक और सेंटर बन जाएगा जहां की इंडियन डायस्पोरा थोड़ी बड़ी तादाद में उपस्थित होगा। इसके अलावा जो दूसरे फिपिक के देश हैं उनमें इतनी भारत की आबादी अभी तक नहीं है। हालांकि कई आइलैंड स्टेट्स हैं जैसे कि नाउरू और न्यूए वगैरह, जिसमें कि हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स काफी दिनों से प्रेजेंट रहे हैं। लेकिन जब तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगा और एसएमई कोऑपरेशन नहीं बढ़ेगी तो ये आदान प्रदान इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाएगा। ज्यादातर हमने देखा है कि फिजी और भारत के बीच में टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी आदान प्रदान हुआ है, जिसके चलते काफी डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग वहां पर प्रेजेंट हैं। अगर दूसरे देशों में भी इसी तरह से भारत अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाए तो दूसरे सेक्टर के भी लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि भारत आजकल काफी तवज्जो दे रहा है कि दूसरे देशों के साथ संबंध आगे बढ़ाए जाएं और किसी भी क्षेत्र में हो। अब आगे चलकर जैसे पापुआ न्यू गिनी है, इसमें कमोडिटीज के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम देखेंगे कि टेलीमेडिसिन और आईटी में भी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। मेडिकल इक्विपमेंट का एक क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा मिले तो हम देखेंगे कि काफी भारतीय डायस्पोरा में बढ़ोतरी होगी। आपने एक दो अहम सवाल पहले पूछे थे, मैं उसको टच करना चाहूंगा। ये है कि एक तो दो बड़े अपवाद आज बने हैं। एक तो पहले की जेम्स मारा पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेने हवाई अड्डे पर खुद पहुंचे अगवानी के लिए, और दूसरा जैसे कि आपने कहा कि ये पापुआ न्यू गिनी में रात्रि पहर में विदेशी मेहमान की राजनयिक सम्मान के साथ जो अगवानी है वो नहीं की जाती रही है, नहीं होती है। लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बढ़ती साख है उसको देखते हुए ही सरकार ने ऐसा लगता है कि ये फैसला लिया है और ये बहुत ही अहम मुद्दा है और जो गौरतलब। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें और हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं किस तरह से एक तो दो बातें हुई है, जैसा कि अनिल सर भी कह रहे थे कि एक तो शाम सूर्यास्त के बाद वहाँ की एक परंपरा रही है कि वहाँ पे मेज़बानी नहीं की जाती है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। उस परंपरा को भी तोड़ा गया वहाँ के पीएम की तरफ से, उस देश की तरफ से। और दूसरी बात कि हमने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री वहाँ पे उतरने के साथ ही वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने पांव छूकर प्रधानमंत्री के उन्होंने आशीर्वाद दी, वहाँ से ली और प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाकर अपना जो प्यार है, जो अपना जो स्नेह है वो उन्होंने जताने की कोशिश की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो देशों के संबंध हैं उन संबंधों को और भी ऊष्मा और भी ऊर्जा प्रदान करने के लिहाज से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जब हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे देश अलग अलग अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे जुड़े हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति ये सम्मान प्रकट करना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आप दोनों मेहमानों से आगे भी चर्चा रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बता रहे थे कुछ पॉइंटर्स, कुछ ग्राफिक्स, हम उस ग्राफिक्स पर एक बार फिर से नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे वो सेक्टर्स हैं जहाँ के कि भारत और
पापुआ न्यू गिनी के बीच जो संबंध हैं वो और भी मजबूत किए जा सकते हैं। एक बार फिर से हम उन तमाम ग्राफिक्स पर नजर डालें तो ये देखिए, ये जैसा कि हमारे दोनों मेहमान भी कह रहे थे, रेजिलियंस बिल्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, जैसा कि हमारे दोनों मेहमान भी कह रहे थे, ट्रेड रिलेशन, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कि दोनों ही देशों के बीच संबंध जो हैं वो और भी मजबूत किए जा सकते हैं। आगे बढ़ें, और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। भारत ने इन देशों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद की है। भारत इन देशों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है। भारत को कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में अपनी जगह बनाने की आवश्यकता है, जिस बात का जिक्र अभी अनिल सर भी कह रहे थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत बहुत ही अहम वहां पे रोल प्ले कर सकता है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। भारत को दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बात को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक लॉन्ग टाइम तक हम अपनी वहां उपस्थिति का उपयोग करें, इसकी आवश्यकता आज की तारीख में आ गई है कि वहां पे भारत अपनी जो पहचान है, जो उपस्थिति है, उसको दर्ज कराए। वैश्विक अवसरों और चुनौतियों का केंद्र प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है। पहले कुछ और पावर सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये केंद्र है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तरफ जो है वो अब शिफ्ट होता जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। दो महासागर, हिंद और प्रशांत, और उसके आसपास के देशों का जो भाग्य है वो आपस में जुड़ा हुआ है। ये बातें आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर नजर डालें कि वो कौन से मुद्दे हैं। भारत और प्रशांत द्वीप समूह के तटों पर हमने ये लिखा है कि उम्मीदें और जो चुनौतियां हैं वो लाने वाली लहरें एक जैसी हैं, एक ही हैं। उम्मीद की बात की जाए या फिर चुनौतियों की बात की जाए, ये जो लहर जो वहां पे आ रही है भारत और प्रशांत द्वीप समूह के तटों पर, वो लगभग एक जैसी है। हमें इसको भी, इस बात को समझने की जरूरत है। दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि वैसे बहुत सारे हमने बताया आपको कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, लेकिन दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें कि भारत निभा सकता है अहम भूमिका। जलवायु परिवर्तन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हम इस पे अपने मेहमानों से टेक चाहेंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अंशु मैम, मैं आपसे इस पे टेक चाहूंगा। क्लाइमेट चेंज, हम जानते हैं कि ये द्वीपीय देश हैं। यूएन की कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखा है कि वो रिपोर्ट्स आई हुई हैं जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि आने वाले देशों में अगर क्लाइमेट चेंज को हमने एड्रेस नहीं किया ठीक तरीके से, तो ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो आने वाले दिनों में समुद्र के अंदर होंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट है ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और न सिर्फ प्रशांत क्षेत्र के जो ये छोटे द्वीपीय देश हैं, इसके अलावा जो बड़े देश भी हैं उन्हें भी क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के बहुत नकारात्मक परिणामों से गुजरना होगा। ऐसी चेतावनी यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, और भी कई अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स में वार्निंग्स दी गई हैं। तो समय समय पर ऐसे कई संगठन और कई कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें कुछ एक्शन आइटम्स तय किए जाते हैं, जिसके तहत इन तमाम जो सदस्य देश हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देश हैं, वो इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। भारत भी इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए न सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा को वो बढ़ावा दे, उसके तहत उसने अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी किए हैं। भारत ब्राजील सोलर अलायंस के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है। भारत ने सोलर अलायंस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया है। G20 के मंच से भी एक विशेष फोकस्ड एरिया है भारत के लिए ये। और इसके अलावा कार्बन एमिशन को और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए भी जो सीओपी है उसके तहत अलग अलग देशों ने एम्बिशियस गोल और एक्शन प्लान्स लिए हुए हैं, और भारत भी इनमें से एक है। तो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट के लिए हमें बहुतरफा प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें से दो प्रमुख प्रयास ये हैं कि एक तो जल्द से जल्द जो फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी है और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी है, उसे तमाम देश कम करें। और नवीकरणीय ऊर्जा है जिसमें कि सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी होती है, इसको हम किस तरह से प्रमोट करें। तो इसके लिए हम कैसे बायलैटरल लेवल पर और मल्टीलैटरल लेवल पर काम कर सकते हैं। और इसको देखते हुए पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच में
द्विपक्षीय स्तर पर भी अपार संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। जो ये 14 देश है जो कल शिरकत करने वाले हैं सम्मेलन में, इनके बीच भी मुझे अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे चलकर इस दिशा में ये तमाम देश एक संगठन के रूप में काम कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कल इस उद्देश्य पर ये लोग किस एक्शन प्लान को लेकर के सामने आते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही अनिल सर, पापुआ न्यू गिनी की तरफ से प्रतिक्रिया आई जब भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको लेकर उन्होंने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, अच्छा पहल। मुझे जानकारी नहीं है कि ये पापुआ न्यू गिनी इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन उन्होंने इसकी तारीफ की है। आपकी प्रतिक्रिया? तो इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि वहां पर जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज हैं उनको उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिया जाए, बल्कि क्लाइमेट मिटिगेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आइलैंड स्टेट्स हैं इसमें जो बाकी लोग जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके चलते उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स को पड़ा है। तो क्लाइमेट मिटिगेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर हम देखें जहां भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे कि फिजी है और अब पापुआ न्यू गिनी है, क्योंकि एनर्जी इंडस्ट्री का बढ़ावा हुआ है, उसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और भारत ऐसा देश है जो कि कई इंटरनेशनल फोरम में क्लाइमेट फाइनेंस और मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज की बात करता रहा है। जिस फोरम में भी भारत ने इसकी बात करी है, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स को सबसे पहले सामने रखा है और उनको ये बात अच्छी तरह से ज्ञात है। जब बायलैटरल फिपिक मीटिंग होती है उसमें भी भारत इसी के ऊपर तवज्जो देता है। अभी हाल ही में जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर फिजी में थे तो एक डिसीजन लिया गया था कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको सोलराइज किया जाएगा। इसी तरह से सभी पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स में अगर भारत ऐसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण करे तो इसका बहुत विजिबल इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि भारत, जैसे कि आपने कहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अग्रणी है और इसके चलते जो वन सन वर्ल्ड की पॉलिसी है और वन ग्रिड की पॉलिसी है, उसके चलते भारत इन देशों को सबसे पहले मदद कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। एक बार फिर से हम रुख करेंगे उस पॉइंटर्स की तरफ। मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स, ग्राफिक्स रह गए हैं, हम उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे आप दोनों मेहमानों से। एक बार फिर से हम निगाह डालते हैं। ये देखिए, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के देशों की भलाई के लिए भारत को एक स्थिर शक्ति बनने का ये एक सही समय है और लगातार इसको हम हार्नेस करते भी रहे हैं। परंपरागत रूप से पापुआ न्यू गिनी का झुकाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परंपरागत रूप से ये जो कंट्री है पीएनजी, उसका झुकाव ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण प्रशांत की ओर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो रुख है अब चेंज हो जा रहा है। अब जो है पीएनजी भारत, चीन और जो यूएई है उन देशों के साथ अपने संबंधों को विस्तार दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहां पे गए हुए हैं। भारत ने 1975 में पापुआ न्यू गिनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 1975 में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो स्थापित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से, आपको थोड़े से इतिहास के बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से ये देश आजाद हुआ है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त की है, स्वतंत्रता हासिल हुई है। आगे बढ़े। पीएनजी जो है वो, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका भी सदस्य रहा है। काफी पुराना गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसका ये पीएनजी सदस्य रहा है। भारत उसके अग्रणी देशों में से था, आप जानते हैं। 1975 में अधिनियमित इसका जो संविधान है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान और जो पापुआ न्यू गिनी का संविधान है काफी कुछ सिमिलैरिटी है, क्योंकि 1975 में जब ये स्वतंत्र हुआ तो बहुत कुछ भारत के संविधान से वहां लिया गया। भारत जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की जाए, छात्रवृत्ति की बात की जाए, अनुदान सहायता के माध्यम से जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, क्षमता निर्माण में है, उसकी लगातार पीएनजी की सहायता करता रहा है पापुआ न्यू गिनी की भारत की तरफ से। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में सबसे बड़ा और खनिज समृद्ध है ये देश, जहां के प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, पापुआ न्यू गिनी। इसकी जो निर्यात है वो निर्यात आय, वो 72% हिस्सा जो है इसके निर्यात के आय का वो खनिज संसाधनों से ही आता था। आप समझ सकते हैं कि कितना नेचुरल रिसोर्सेस ये रिच कंट्री है। इसका जो मुख्य निर्यात है वो तांबा, सोना और ऑयल है। ये बाकी देशों को ये एक्सपोर्ट करता है। भारत मुख्य रूप से
यहाँ पे जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसकी खोज में रुचि रखता है और तमाम जो भारत की कंपनियां हैं वो वहाँ पे इसमें लगी भी हुई हैं। एलएनजी की खोज में भारत मुख्य रूप से वहाँ पे इंटरेस्ट अपना ले रहा है। दक्षिण प्रशांत की कई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि एग्रीकल्चर और फिशरीज पर डिपेंडेंट है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे, कृषि पे और मत्स्य पर आधारित है और इसलिए भी भारत इस संबंध में भारत की जो अपनी विशेषज्ञता है वो उसके साथ पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा कर सकता है। यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। द्वीपीय देशों को कृषि आधारित उद्योग विकसित करने में भारत मदद कर सकता है। तो इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से भारत इन क्षेत्रों में मदद कर सकता है। भारत का जो समुद्री हित है वो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य तक ही सीमित नहीं है। हमें उसके और भी आगे बढ़ने की जरूरत है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। अपने हितों की रक्षा के लिए दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर पर भी भारत को पैनी नजर रखने की जरूरत है और भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ता भी रहा है। लगातार उस पर पैनी नजर हमारी बनी हुई है। फिजी भारत की क्षेत्रीय रणनीति के केंद्र में रहा है जिसका श्रेय भारतीय डायस्पोरा को दिया जाता है। ऐसे ही एक आइलैंड कंट्री है फिजी। वहां अच्छी खासी तादाद में 40% जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल का है और इंडियन डायस्पोरा वहां पे अच्छी खासी तादाद में है। वहां की, जैसा कि हमने बताया कि फिजी की कुल आबादी का लगभग 40% जो है वो भारतीय मूल के वहां पे लोग रहते हैं। फिजी सेंट्रिक अब धीरे धीरे नहीं हो रहा है, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। बाकी जो देश हैं उस पर भी हम अपना ध्यान दे रहे हैं। पीएनजी भी वहां भी 3000 से अधिक जो भारत के मूल के जो लोग रहते हैं वो वहां पे रह रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में। हमने आपको अभी दिखाया भी तस्वीरों में, एयरपोर्ट की तस्वीरें, काफी तादाद में वहां पे लोग मौजूद थे। इसलिए कह रहे हैं कि पीएनजी के साथ रणनीतिक और आर्थिक जुड़ाव को व्यापक और भी करना, गहरा करना भारत के हित में है और इसको तमाम विशेषज्ञ इस बात को लगातार कहते रहे हैं। पीएनजी वास्तव में इस क्षेत्र और उससे आगे के एक प्रवेश द्वार के तौर पर काम कर सकता है। अगर पीएनजी को हम एक सेंटर मान लें तो उसके बाद जो पैसिफिक आइलैंड्स में और भी कंट्रीज हैं उसके लिए हमें एक गेट के तौर पर, एक ओपनिंग गेट के तौर पर हमें वो मिल सकता है। और भारतीय कंपनियों को विशेष रूप से पीएनजी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये भी लगातार हमें समझने की जरूरत है। समोआ की बात की जाए, हम आगे बढ़ें तो समोआ में जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, समोआ पाथवे, इसका एक आयोजन हुआ था। हम उस पर भी अगर हमारे पास समय हो तो हम टेक लेते मेहमानों से। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये समोआ पाथवे के नाम से हुआ था और ये सीड्स को पहली बार जून 1992 में यूएन की तरफ से विकासशील देशों के एक अलग समूह के रूप में मान्यता दी गई थी। विकासशील देशों के एक अलग समूह के रूप में सीड्स को मान्यता दी गई थी। और सीड्स कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील ये देश हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। छोटे द्वीपों वाले ये देश विशाल संभावनाओं वाले बड़े महासागरीय देशों के रूप में ये इन्हें देखा जाना चाहिए। ये भले ही छोटे द्वीप हैं लेकिन ये जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक एक पहल की शुरुआत की गई है। ये क्या है और किसकी तरफ से की गई है हम आपको आगे बताते हैं। ये शुरुआत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके की तरफ से जो छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। बीते सालों में अमेरिका ने यूएस पैसिफिक आइलैंड देशों का एक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया था, जैसे कि कल एक होने वाला है, वैसे अमेरिका ने भी किया था। और इसमें शामिल होने के लिए इन तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो अमेरिका पहुंचे भी थे और अमेरिका ने इस क्षेत्र के विकास के लिए $80 करोड़ खर्च करने की बात कही थी। लगातार इस द्वीपीय देशों का विकास हो। और इसके बाद यह ऐलान हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि वहां एक वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा वहां रद्द हो चुका है, अब वो नहीं गए। अब महासागर अंतरिक्ष की तरह हमारी जो अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण चालक अब ये महासागर बन गए हैं और इनका सतत उपयोग वैश्विक समृद्धि ला सकता है। हमारे पास समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट आप दोनों मेहमानों से कि सर, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति भी वहां जाने वाले थे लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं जा सके। अनिल सर, भारत के पीएम वहां पे पहुंचे हुए हैं, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पर। तो भारत के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है और जो फिपिक सम्मेलन है वो काफी दिनों पहले से ही तय था। उसके बाद हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में ही ये डिसीजन लिया गया जब पापुआ न्यू गिनी के फॉरेन मिनिस्टर यूएस पहुंचे कि चूंकि सभी
पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स के लीडर वहां पहुंच रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाएं। तो उन्होंने तय किया था कि वो 2 घंटे के लिए पापुआ न्यू गिनी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये फोकस जो है वो फिपिक के ऊपर ही आकर केंद्रित होकर रह गया है। भारत की ओर से ये कहा जाए तो ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जो फोकस है वो सोलली प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट पर है। जी सर, समय की कमी है, माफी चाहेंगे डॉक्टर अंशु, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का, अनिल वाधवा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर अंशु जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम इस पे आगे भी चर्चाएं आपको करेंगे और दिखाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है पापुआ न्यू गिनी की, ये किन मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।